अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा जो लेक्चर है उसका मेजर टॉपिक है प्रोटोटाइप ड्रग्स ऑफ एएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर पाए जाने वाले प्रोटोटाइप ड्रग्स। बेसिकली जब हम बात करते हैं प्रोटोटाइप ड्रग्स की, तो प्रोटोटाइप ड्रग इज़ अ फर्स्ट और प्रिलिमिनरी फॉर्म ऑफ ड्रग फ्रॉम विच अदर फॉर्म्स ऑफ ड्रग आर डेवलप्ड और कॉपीड इज़ कॉल्ड प्रोटोटाइप ड्रग। तो जब प्रोटोटाइप ड्रग की बात की जाती है तो प्रोटोटाइप ड्रग वो ड्रग है जो कि किसी किस्म के ग्रुप ऑफ मेडिसिन या फिर किसी क्लास को रिप्रेजेंट करता है। इसके अंदर सिमिलर केमिकल स्ट्रक्चर होगा, इसका मोड ऑफ एक्शन, मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन जो है वो सेम होगा, और ये सारे के सारे ड्रग्स वो ड्रग्स हैं जो किसी भी मेडिसिन की क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं कि अगर हमारे पास हमने साइंटिस्ट ने या फार्मासिस्ट ने या किसी रिसर्चर ने रिसर्च किया और किसी एक डिज़ीज़ के लिए मेडिसिन या एक ड्रग को एक्सट्रैक्ट किया, तो वो ड्रग जो होगा वो पहला या फर्स्ट प्रिलिमिनरी फॉर्म ऑफ ड्रग होगा उस क्लास का या उस ग्रुप का, और उसके बाद फर्दर फ्यूचर में बेटर ट्रीटमेंट के लिए उस ड्रग के अंदर और बहुत सारी डेवलपमेंट्स होंगी, तो वो उस ग्रुप का प्रोटोटाइप ड्रग होगा। इसके एग्जांपल्स में हमारे पास बेसिकली प्रोपेरानॉल जो है वो बेस्ट एग्जांपल है, जो कि एक बीटा ब्लॉकर है और वो उस पूरी क्लास का प्रोटोटाइप ड्रग है। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड वी हैव मेजर ग्रुप्स ऑफ ड्रग्स अफेक्टिंग एएनएस। तो हमारे पास दो मेजर ग्रुप्स हैं जिसमें है कोलिनर्जिक ड्रग और पैरासिम्पैथेटिक ड्रग, और ग्रुप 2 में है एड्रेनर्जिक ड्रग और सिंपैथेटिक ड्रग्स। आज के लेक्चर में हम लोग एक ग्रुप को डील करेंगे जिसकी आगे से सब क्लासिफिकेशन दो हिस्सों में की गई हैं। पहली क्लासिफिकेशन है कोलिनर्जिक एगोनिस्ट और पैरासिम्पैथेटोमाइमेटिक, और सेकंड वन इज़ कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट एंड पैरासिम्पैथेटोलाइटिक। सो यहाँ पर दोनों लफ्ज़ों का मतलब जो है वो समझ लेते हैं पहले। एगोनिस्ट बेसिकली वो ड्रग्स हैं जो दूसरे वाले ड्रग के साथ सिमिलर सेम फंक्शन परफॉर्म करेगा और किसी भी किस्म की एक्टिविटी या स्टिमुलेशन को इन्हांस करेगा, जबकि एंटागोनिस्ट ड्रग्स वो ड्रग्स हैं जो सामने वाले या दूसरे ड्रग के साथ अफेक्ट करेगा और उसके जो थेरेप्यूटिकल इफ़ेक्ट्स हैं या किसी किस्म की एक्टिविटी है तो उसमें वो इनहिबिशन का या फिर कंपैरिजन में काम करेगा। सो बेसिकली आप कह सकते हैं कि एगोनिस्ट ड्रग्स वो ड्रग्स होंगे जो कि आपस में मिलके किसी भी किस्म की एक्टिविटी को इन्हांस कर देंगे, लेकिन एंटागोनिस्ट जो है वो किसी भी एक्टिविटी को इनहिबिट कर देंगे। तो पैरासिम्पैथेटोमाइमेटिक और पैरासिम्पैथेटोलाइटिक जो है वो इन्हीं दोनों एजेंट्स के नाम, ये जो टर्म्स उनको दी गई हैं उसी के साथ रिलेट करती हैं। बात करते हैं कोलिनर्जिक एगोनिस्ट की। तो हमारे पास प्रोटोटाइप कोलिनर्जिक एगोनिस्ट में एसिटाइलकोलिन जो कि न्यूरोट्रांसमीटर भी है, और इसके अलावा फाइसोस्टिग्मीन है, इकोथायोफेट है और प्रालाडॉक्सीन भी है। तो इन सब को एक एक करके डील करते हैं। एसिटाइलकोलिन बेसिकली क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड है जो कि सेल मेम्ब्रेन में पेनिट्रेट नहीं कर सकता। ये न्यूरोट्रांसमीटर भी है जैसे कि मैंने पहले बताया था, और ऑटोनॉमिक गैंग्लिया में सोमैटिक नर्व्स में भी पाया जाता है। अगर आप इस इमेज की तरफ फोकस करें तो ऊपर वाला जो पोर्शन है उसको हम प्री गैंग्लियन बोलेंगे, उसके नीचे वाली जो लाइंस ब्लू नज़र आ रही हैं उसे हम पोस्ट गैंग्लियन बोलेंगे। इन दोनों के दरमियान में जो खाली जगह है इसे हम साइनैप्स बोलते हैं। तो न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पे जब एसिटाइलकोलिन काम करेगा तो आपकी बॉडी में सेल्स में एसिटाइलकोलिन पड़ा हुआ होगा, ये आपकी नर्व सेल के अंदर एंटर करेगा, और उस जगह से एंटर करने के बाद जब उसको ऑर्डर मिलेगा कि उसको ट्रांसफ़र करना है नेक्स्ट जो नर्व पड़ी हुई है, नर्व सेल है, तो उस जगह से वो बिल्कुल एज पे जाएगा यानी एंड पे जाएगा, जिसे हम बोलेंगे कि वो प्री गैंग्लियोनिक साइट है। उस जगह पे जाके वो अपनी एज पे उसने अपने आप को अटैच किया, उसके बाद वहाँ से उसने रिलीज़ किए केमिकल्स को। उन केमिकल्स को हम न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं क्योंकि वो नर्व सेल्स में पाए जाते हैं। सारे के सारे न्यूरोट्रांसमीटर जो हैं वो साइनैप्टिक प्लेस पे इकट्ठे हो जाएंगे। इसके बाद जो नीचे पड़ा हुआ पोर्शन है वो है पोस्ट गैंग्लियोनिक या पोस्ट साइनैप्टिक
और इस जगह पर रिसेप्टर्स पड़े होंगे जिन्हें हम बायोलॉजिकली मॉलिक्यूल्स, लार्ज मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं। इन रिसेप्टर्स का काम ये है कि इन्होंने किसी किस्म के अगर केमिकल सब्सटेंसेस आ रहे हैं तो उनको अपने साथ अटैच करना और किसी किस्म की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना। वो एक्टिविटी किसी किस्म की स्टिमुलेशन हो सकती है या फिर इनहिबिशन। तो जब हम एसिटाइल कोलिन की बात कर रहे हैं तो इनएक्टिव ड्यूरेशन जो है एसिटाइल कोलिन की वो बहुत कम है, यानी कुछ मिली सेकेंड्स हैं, इसलिए इसको किसी किस्म की थेरापेटिक्स के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते। एसिटाइल कोलिन जो है वो मस्करीनिक और निकोटीनिक एक्टिविटीज़ दोनों में इन्वॉल्व होता है। निकोटीनिक बेसिकली निकोटीनिक और मस्करीनिक रिसेप्टर्स की टाइप्स हैं, जिसमें निकोटीनिक की आगे से फर्दर 2 हैं, मस्करीनिक की 5 हैं। इन्हें हम फर्दर बाद में जो है डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम सिर्फ एसिटाइल कोलिन का मोड ऑफ एक्शन और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे। तो एसिटाइल कोलिन के एक्शंस में आता है जो कि मेजरली है वो है कि ये आपके हार्ट रेट को डिक्रीज़ कर देगा और कार्डियक आउटपुट जो है वो लो हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली लो हो जाएगा। इसके बाद एसिटाइल कोलिन जो है वो वेगल स्टिमुलेशन को भी मिमिक करता है। वेगल स्टिमुलेशन बेसिकली आपकी 10th क्रेनियल नर्व वेगस नर्व के साथ कनेक्टेड है, जो कि आपके हार्ट पर जीआईटी ट्रैक पर इनर्वेट करती है। तो उसके ऊपर अफेक्ट होने की वजह से आपका जो हार्ट है उसका रेट लो होने की वजह से आपका ओवरऑल ब्लड प्रेशर जो है वो लो हो जाएगा। इसमें अफेक्ट क्या होगा कि आपकी जो ब्लड वेजल्स हैं वो डायलेट हो जाएंगी। वेजो डायलेशन होने की वजह से ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर वेजल्स के अंदर लो हो जाएगा। इसके अलावा एसिटाइल कोलिन जो है वो आपकी सलाइवरी सिक्रीशंस को और मोटिलिटी को इन्हांस करता है और ब्रोंकियोल्स के अंदर सिक्रीशन बढ़ाता है, इरेक्शन में स्टिमुलेशन होगा। आई के अंदर आँख में आपकी कंट्रैक्शन ऑफ आइरिस स्फिंक्टर होगा। इस टर्म को हम मियोसिस बोलते हैं, MIOSIS, और इसमें आपका प्यूपिल जो है वो कंट्रैक्ट होगा। थेराप्यूटिकल इफ़ेक्ट्स में अगर आप मैंने जैसे पहले बताया कि इसका जो इफ़ेक्ट है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बहुत ही कम है, बहुत ही कम। तो इसलिए इसको हम जब यूज़ करते हैं तो फिजिशियंस जब यूज़ करेंगे तो वो ऑप्थेल्मिक सर्जरी जैसे प्रोसीजर के अंदर सोल्यूशन की शक्ल में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें एडवर्स इफ़ेक्ट्स हमारे पास जो आएंगे वो होंगे डायरिया, नियोसिस, नोजिया, ब्रेडिकार्डिया, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन, फ्लशिंग, स्लाइवेशन, ये सारे के सारे इसके साइड इफ़ेक्ट्स में या आप कह सकते हैं कि डिसएडवांटेजेस में आएंगे। आगे चलते हैं, हमारे पास है फाइसोस्टिग्मीन। फाइसोस्टिग्मीन बेसिकली नेचुरल अल्कलॉइड है जो कि प्लांट फाइसोस्टिग्मीन वेनोसम से लिया जाता है। ये एक टर्शरी अमाइन है। अमाइन का मतलब तो आप समझ गए होंगे कि ये अमोनिया यानी NH3 के ग्रुप से रिलेट करता है और GIT ट्रैक में फाइसोस्टिग्मीन अब्जॉर्ब होता है और ये ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस कर सकता है। इसी वजह से ये आपके CNS के अंदर स्टिमुलेशन भी कॉज कर सकता है। स्टिमुलेशन कॉज करने से मेरा मतलब है कि आपके ब्रेन के अंदर किसी किस्म की एक्टिवेशन और एक्टिविटी मेटाबॉलिक रिएक्शन में ये अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकता है। इसके बाद हम चलते हैं फाइसोस्टिग्मीन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में। फाइसोस्टिग्मीन रिवर्सिबली ब्लॉक एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम एंड प्रिवेंट इट्स ब्रेकडाउन। तो फाइसोस्टिग्मीन जो है वो एसिटाइल कोलिन एस्टरेज जो कि एसिटाइल कोलिन के अगेंस्ट या एंटागोनिस्ट में है उसको ब्लॉक कर देता है और परमानेंटली ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से उसका जो ब्रेकडाउन है वो नहीं होगा। द एक्शन एनहांसेस द एसिटाइल कोलिन रिस्पॉन्सेज बाय एक्टिवेटिंग द पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर। तो बेसिकली जब फाइसोस्टिग्मीन एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम के साथ खुद को बाइंड करता है तो वहाँ पर काफ़ी स्पेस होती है, यानी एसिटाइल कोलिन को काम करने के लिए, इफ़ेक्ट देने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाती है, क्योंकि उसको ब्लॉक करने के लिए एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम नहीं आएंगे और इस वजह से जो एसिटाइल कोलिन की एक्टिविटी है वो इन्हांस हो जाती है। इसके बाद फाइसोस्टिग्मीन की वाइड रेंज है। ये मस्कुरिनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर दोनों जगह पे काम करता है और इसके साथ साथ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर भी काम करता है। बेसिकली न्यूरोमस्कुलर जंक्शन वो जंक्शंस हैं जहाँ पर नर्व सेल्स के आप कह सकते हैं कि
पॉइंट्स जो हैं या डेंड्राइट्स हैं, जो एंडिंग्स हैं वो मसल्स के साथ अटैच होती हैं, तो उसे हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलेंगे। फाइसोस्टिग्मीन की ड्यूरेशन 2 से 4 घंटे की है। और इसके अलावा अगर आप इसके थेराप्यूटिकल यूजेस की तरफ जाएं तो ये ग्लूकोमा की ट्रीटमेंट में मियोसिस या स्पैज़म कॉज कर सकता है। उसके बाद इंटेस्टाइनल और ब्लैडर मोटिलिटी कॉज कर सकता है। फाइसोस्टिग्मीन इज़ आल्सो यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ओवरडोज ऑफ ड्रग विद एंटीकोलिनर्जिक एक्शन। ये इसका बेस्ट फैक्टर है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी के अंदर ओवरडोज हो गई है एंटीकोलिनर्जिक एक्शंस की, तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए फाइसोस्टिग्मीन बेस्ट ऑप्शन है। एडवर्स इफ़ेक्ट में ये हो सकता है कि आपके कार्डियक आउटपुट के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा फॉल आ जाए जब आप हाई डोजेज़ यूज़ कर रहे हैं। हाई डोजेज़ की सूरत में आपका कार्डियक आउटपुट जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, जिसकी वजह से पॉइजनिंग हो सकती है, रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है और डेथ कॉज हो सकती है। उसके बाद हमारे पास है इकोथायोफेट। इकोथायोफेट बेसिकली सिंथेटिक ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड है। जब हम बात करते हैं सिंथेटिक की, तो ये बेसिकली आपने ख़ुद सिंथेसाइज़ किया है। इसे फिजिशियन या रिसर्चर या जो लैब वर्कर हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो ये ख़ुद सिंथेसाइज़ कर रहे हैं लैब में। इसका आपके नेचुरल या ऑर्गेनिक रिसोर्सेज के साथ कोई कंसर्न नहीं है। तो ऑर्गेनोफॉस्फरस कंपाउंड होने के साथ साथ इसकी एबिलिटी है या कैपेसिटी है कि ये एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज के साथ कोवेलेंटली बॉन्ड बना सकता है, जैसे कि हमने फाइसोस्टिग्मीन में भी पढ़ा। दिस रिजल्ट इन अ लॉन्ग लास्टिंग इंक्रीज इन द एसिटाइल कोलिन एट ऑल साइट्स वेयर इट इज़ रिलीज्ड, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि इसमें लॉन्ग लास्टिंग जो है वो इंक्रीज़, यानी जैसे फाइसोस्टिग्मीन ने अपने आप को अटैच किया था, उसी तरह से इकोथायोफेट भी अटैचमेंट के बाद एसिटाइल कोलिन के एक्शन को इन्हांस कर रहा है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं। इकोथायोफेट इज़ एन ऑर्गेनोफॉस्फेट दैट कोवेलेंटली बाइंड्स विद एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज, जैसे कि पहले भी बोला, और ये परमानेंटली इनएक्टिव कर देता है इसको। इसके बाद रिस्टोरेशन ऑफ एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज एक्टिविटी रिक्वायर्स द सिंथेसिस ऑफ न्यू एंजाइम मॉलिक्यूल। अगर वहाँ पे किसी किस्म की रिस्टोरेशन करवानी है एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज की, तो वहाँ पर न्यू सिंथेसिस करवानी होगी एंजाइम्स की, यानी जो एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम्स के साथ इकोथायोफेट अटैच हो चुके हैं वो परमानेंटली ब्लॉक्ड हैं, वो कभी भी दोबारा से रीयूज़ नहीं हो सकते। एक्शन ऑफ इकोथायोफेट की बात करते हैं। जैसे कि एसिटाइल कोलिन को रिलीज़ किया गया और वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, उसमें किसी किस्म की इनएक्टिवेशन नहीं होगी, क्योंकि एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज जिसने जाके इनहिबिट करना है एसिटाइल कोलिन को, उसको ऑलरेडी बाइंड कर दिया गया। तो एसिटाइल कोलिन जो है वो एक्यूमुलेट होगा बॉडी के अंदर दोनों तरह से, मस्क्यूलिनिक भी और निकोटिनिक एक्शंस भी परफॉर्म करेगा। और मस्क्यूलिनिक एक्शंस में मियोसिस, सलाइवेशन, स्वेटिंग या ब्रेडिकार्डिया, वेज़ोडाइलेशन के हमारे पास लो ब्लड प्रेशर के फीचर्स जो हैं वो अफेक्ट हमें नज़र आएंगे। जबकि निकोटिनिक एक्शंस में मसल ट्विचिंग हो सकती है। मसल ट्विचिंग है कि आपकी बॉडी के अंदर पूरी बॉडी के मसल्स जो हैं वो आपको ट्विच करते हुए महसूस होंगे, या फिर आप किसी किस्म की रेस्टलेसनेस और कंफ्यूजन महसूस करेंगे। बेसिकली मसल ट्विचिंग होती है कि जैसे आपने कभी कभी आप महसूस करते होंगे कि आपकी आंख फड़फड़ाती है, तो वो आपके मसल्स जो हैं वो ट्विच करते हैं, तो ये उसी सिचुएशन में आएगा। तो आपकी पूरी बॉडी के मसल्स जो हैं वो इसी तरह की किसी इरेगुलर सी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे। Therapeutical uses of ecothiopate includes the drug can be used for ophthalmic solution in eye for the chronic treatment of open angle glaucoma, यानी open angle glaucoma जो कि आपकी आई के स्ट्रक्चर में इंटीरियर और एक्सटीरियर जो आपके पड़े हुए हैं ऑर्गन्स आई के, अगर आप आई के स्ट्रक्चर को देखें तो उसके अंदर जहाँ पर मिल रहे हैं इंटीरियर और पोस्टीरियर पोर्शन, उनके दरमियान में एक स्पेसिफिक एरिया होता है, और उस एरिया में अगर आप कह सकते हैं कि हद से ज़्यादा किसी किस्म का गैप आ रहा है तो आप उसको ट्रीट करते हैं। तो ओपन आई ग्लूकोमा बेसिकली यहाँ पर इस लेक्चर का वैसे हिस्सा नहीं है। तो खैर इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। अगर कोई क्वेश्चन हो तो यकीनन आप ज़रूर पूछिएगा। अपना ख्याल रखिएगा ढेर सारा। अल्लाह हाफ़िज़।